पांचों दोस्त रजत के घर पर पहुंच गए। सभी बहुत बुरे डरे हुए थे। रजत ने उसके पिता को सारी बात शुरुआत से बताई और ये सुनकर वो भी घबरा गए। उन्हें उम्मीद थी कि ज़मींदार की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी ये एक हादसा था और इसमें पांचों दोस्तों की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने सभी से कहा कि वो लोग अब इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करें। पर कुछ दिन बीत गए और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पांचों दोस्तों को लगा कि अभी तक ज़मींदार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला होगा और अब उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। सब अपनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। एक रात पांचों दोस्त किसी पार्टी से आ रहे थे कि तभी सत्यम को बीच सड़क में कोई खड़ा हुआ नज़र आया और उसने रजत को गाड़ी रोकने को कहा। उन सभी ने काफ़ी शराब पी रखी थी। सब लोगों ने देखा कि बीच सड़क पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पांचों दोस्त उसे ऐसे देखकर डर गए। रजत ने उसे रास्ते से हटाने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा, पर वो औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं। रजत उसके पास गया और उसने सुना कि वो औरत रो रही थी। रजत को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोली, बस रोती ही रही। रजत ने उसे रास्ते से हटने के लिए दोबारा कहा, पर उसने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। सत्यम ने चिल्लाकर कहा, अरे तू गाड़ी चला, अपने आप से हट जाएगी रास्ते से। फिर रजत गाड़ी में बैठने वाले ही था कि उसने अपने दोस्तों का चेहरा देख अचानक वो बिल्कुल चौंक गया नज़र आ रहा था। फिर उसने पीछे देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ज़मींदार की ही पत्नी थी। वो गुस्से में उन सबको घूर रही थी। रजत ने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन दोस्तों आशा ने कुछ भी नहीं बोला। वो रजत की ओर बढ़ने लगी। रजत तुरंत गाड़ी की ओर भागा और गाड़ी चालू करने लगा, लेकिन हड़बड़ी में वो गाड़ी भी चालू नहीं कर पा रहा था। आशा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, पर जब गाड़ी चालू हुई तो रजत ने तुरंत गाड़ी घुमा ली और वहाँ से निकलने लगा। पांचों डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे। रजत ने दूसरे रास्ते से अपने दोस्तों को उनके घरों पर छोड़ दिया और आखिर में अपने घर की ओर जाने लगा। लेकिन जब सुनसान रास्ते से वो गुज़र रहा था तो बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी अचानक रुक गई और अब रजत के पसीने छूटने लगे थे। रजत ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। फिर वो उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा और तभी उसकी नज़र कार की पीछे वाली सीट पर गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। पीछे वाली सीट पर आशा बैठी हुई थी और वो उसे ही घूर रही थी। रजत के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो एक ही बात बोल गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है, ये गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती। और फिर रजत ने अपनी कार वहीं पर छोड़ दी और तुरंत वहाँ से भागने लगा। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हुए थे। भागते भागते ही वो अपने घर पहुँचा। तब तक उसके पिता सो गए थे। जब वो अपने कमरे में पहुँचा तो उसने कमरे के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए
और चुपचाप बैठकर सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक कॉल आया। उसने देखा कि कबीर उसे कॉल कर रहा था। फिर जैसे ही उसने कॉल उठाया, अचानक उसे कबीर की डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। कबीर ने कहा, रजत यार, मेरे घर के सामने वो आशा खड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, क्या करूं मैं? हाँ। रजत को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आशा अब कबीर के घर तक पहुंच गई है। उसने कबीर को खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहा और बोला कि शायद उन लोगों ने ज़्यादा पी ली है, इसलिए उन्हें डर के कारण ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कबीर ने फ़ोन रख दिया। रजत भी सोने के लिए चला गया। फिर रात के 2 या 3 बजे की बात है, जब रजत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने झट से आंखें खोली और सामने उसने आशा को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वो उठ के बैठ गया और कमरे से भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। फिर जब उसने पीछे देखा तो आशा उसके बहुत करीब खड़ी थी। वो आंखें बंद करके ज़ोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता की नींद खुल गई और वो उसके कमरे के पास आए। उन्होंने देखा कि बाहर से दरवाज़ा लॉक है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये दरवाज़ा बाहर से लॉक किसने किया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि रजत डरा हुआ दरवाजे के पास खड़ा काँप रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रजत ने आंखें खोली और देखा कमरे में कोई नहीं है। उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि वो ठीक है। उसके पिता फिर वहाँ से चले गए। रजत कमरे से निकलकर हॉल में चला गया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। बाहर आकर वो बैठ गया और बैठे बैठे ही सोने लगा। फिर उसको अपने पीछे से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। वो इधर उधर देखने लगा पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद सारी रात उसको नींद नहीं ही आई। अगले दिन 5 दोस्त वापस मिले और उन्होंने एक दूसरे को एक ऐसी बात बताई कि जिसे जानकर सभी बिल्कुल चौंक से गए। कबीर ने कहा कि उसने आशा को अपने घर के सामने देखा था और उसने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन रात को जब वह सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिरहाने पर कोई चक्कर लगा रहा हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने आशा का चेहरा था। वो डर के मारे चीख कर और जैसे ही उठकर बैठा वो वहाँ नहीं थी। फिर उसे सारी रात नींद नहीं आई और फिर सत्यम ने कहा कि वो सारी रात सो नहीं पाया क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता था तो उसे आशा का चेहरा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को नाखूनों से नोच रहा हो। सत्यम ने अपने शर्ट को ऊपर के 2 बटन खोलकर दिखाया। उसके सीने पर नाखूनों के निशान दिख रहे थे। सुजीत इतना डरा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रजत ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ भी कुछ हुआ है, तो सुजीत ने कहा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर में कोई भी नहीं था और मैंने इतनी पी ली थी कि मेरा सर फटा जा रहा था, तो मैं जाते ही सो गया। लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई बर्तन पटक रहा हो, लेकिन उसके बाद भी मैं उठा नहीं। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। मैं सोया हुआ था कि इतने में ही किसी ने ज़ोर से मेरा पैर पकड़कर खींचा और मैं पलंग पर गिर गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मेरे कमरे में जो चेयर रखी हुई थी वो भी चेयर अपने आप हिलने लगी थी। मैं इतना डर गया कि मैं सीधे पवन के घर चला गया, लेकिन वहाँ भी हम दोनों ने उस ज़मींदार की पत्नी को देखा
वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे इतनी जल्दी पवन के घर तक पहुंच गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये हम सबका वहम नहीं हो सकता यार। कुछ तो है ऐसा जो हम नहीं जानते। रजत और बाकी सबको भी यही लग रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ करके वो लोग इस मामले की जड़ तक पहुंच ही जाएंगे। रजत ने फिर वापस गांव जाकर उसके बारे में पता करने की बात की, लेकिन बाकी लोग नहीं माने। वो और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे। तो फिर रजत ने घर आकर अपने पिता से बात की और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता भी डर गए। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं बेटा, इसलिए उन्हें किसी अघोरी से मिलना होगा। रजत इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर उस दिन वो मान गया। उसने अपने सारे दोस्तों को घर बुलाया और फिर वो सब लोग रजत के पिता के साथ एक आश्रम गए। उस आश्रम में एक बाबा रहते थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी भी इंसान का हाथ देखकर उसके बारे में सब कुछ बता देते थे। तो जब सब लोग आश्रम गए तब वो बाबा ध्यान कर रहे थे। करीब 2-3 घंटे के बाद उन्हें बाबा से मिलने दिया गया। रजत के पिता ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वो सबका हाथ देखकर पता लगाएंगे कि कहीं उनके ऊपर कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। बाबा ने एक एक करके सबका हाथ देखा और कहा, बाधा तो है। जो औरत इन्हें दिखाई दे रही है वो एक प्रेतनी है और वो कोई आम इंसान नहीं। और यह सुनकर पांचों चौंक गए। उन्होंने कहा कि वो तो ज़मींदार की पत्नी है। लेकिन फिर जो बात बाबा ने बताई उससे सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बाबा ने कहा, आशा प्रेतनी है जिसकी मृत्यु आज से तकरीबन 5 साल पहले ही हो चुकी है, और जिस ज़मींदार की वो पत्नी है उसी ज़मींदार ने उसे मारा था। वो ज़मींदार आशा से प्यार करता था और उसने उससे शादी करने के लिए उसके घर पर रिश्ता भेजा, लेकिन ज़मींदार और आशा की उम्र में बहुत अंतर था, इसलिए उसके घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और ज़मींदार ने इस बात को अपना मान समझा। लेकिन वो किसी भी हालत में आशा को पाना चाहता था, इसलिए एक रात वो शमशान में गया जहाँ एक तांत्रिक साधना किया करता था। ज़मींदार ने उसे आशा के बारे में बताया और कहा कि उसे किसी भी हाल में उससे शादी करनी है, और उस तांत्रिक ने उसका ऐसा हल बताया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा कि वो अगर आशा को मारकर उसकी प्रेत आत्मा को सिद्ध कर ले तो वो उससे शादी कर सकता है और सारा सुख प्राप्त कर सकता है। इसे प्रेतनी साधना कहते हैं, जिसके बाद प्रेतनी वही करती है जो साधक चाहता है। इसके बाद उस जमींदार ने आशा को मरवा दिया और उसी शमशान में तांत्रिक के कहे मुताबिक साधना करने लग गया। यह साधना करने के बाद प्रेतनी उसे सिद्ध हो गई और उसने आशा से शादी कर ली। लेकिन अब उस प्रेतनी को ऐसा लगता है कि रजत और बाकी सभी ने उसको मारा है, उसके पति को सभी ने मारा है, तो वो उसका बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है। तो रजत ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस एक हादसा था। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन वो बात वो औरत नहीं समझेगी क्योंकि वो एक आत्मा है और उसकी नज़र में तुम सब उसके पति के कातिल हो। तो रजत के पिता ने पूछा, तो बाबा क्या उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तो इस पर बाबा ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। फिर बाबा ने उन्हें 3 दिन के बाद वापस आने को कहा और सब लोग चले गए। उनकी बात सुनकर सभी दोस्तों को समझ आने लगा था कि गांव में आशा रात को क्यों भटकती है और गांव से जानवर कैसे गायब हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें अब ये भी समझ आ रहा था
कि वो जली हुई लाश भी आशा ही खा रही थी। घर वापस आने के बाद सारे लोग बहुत परेशान होकर बैठे थे। अब 3 दिन तक उन्हें कैसे भी आशा से बचना था। तो रजत के पिता ने कहा कि वो 3 दिनों के लिए कहीं चले जाएं ताकि वो प्रेतनी उन तक पहुंच ना सके। लेकिन रजत ने कहा कि वो प्रेतनी कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन रजत के पिता का मानना था कि शायद वो 3 दिन में उन तक पहुंच ना सके, इसलिए उन्होंने रजत को अपने पुराने घर में भेजने का फैसला किया जहां वो बचपन में रहा करता था। वो घर अब कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ 5 दोस्त आराम से रह सकते थे। वो घर भी गांव में ही था। तो अगले दिन 5 उस गांव में जाने के लिए निकल गए। शाम तक वो घर पहुँचे और उन्होंने देखा कि रजत के पिता ने उनकी वहाँ रहने की सारी व्यवस्था कर दी थी। घर में एक नौकर भी था, यानी उन्हें कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं थी। रजत और कबीर एक कमरे में और बाकी तीनों एक कमरे में चले गए। रात तक तो सब आराम से कमरे में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे अचानक 5 लाइट बंद चालू होने की आवाज़ सुनकर उठ गए। उन्होंने तुरंत घर के नौकर को बुलाया और उसे लाइट को ठीक करने को कहा। वो नौकर लाइट्स को चेक करने के लिए चला गया। फिर करीब 10 मिनट के बाद उन्होंने एक आवाज़ सुनी। दोस्तों, क्या ये लोग आशा की आत्मा से ये लोग बच पाएंगे? क्या ये लोग उस घर में गए हैं? क्या वो प्रेतनी आशा वहाँ नहीं पहुँच पाएगी? और अब रात में इनके साथ जो हो रहा था, जो लाइटें बंद हो रही थी, चालू हो रही थी, ये क्या आशा का काम है? क्या वही प्रेतनी आशा का काम है? क्या वो प्रेतनी वहाँ भी पहुँच गई है? अगर वहाँ पहुँच गई है तो अब इन दोस्तों के साथ क्या होने वाला है, इनका क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। ये हम आपको लास्ट पार्ट में बताएंगे कि आखिर इन दोस्तों के साथ क्या हुआ या फिर उस प्रेतनी के साथ क्या हुआ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।